फर्स्ट रीडिंग भी आपकी फास्ट होगी, वेरी फास्ट। फर्स्ट रीडिंग स्लो नहीं होगी। लोग सोचते हैं बहुत धीरे धीरे पढ़ो ताकि दिमाग में नहीं घुसेगा। दिमाग में कितना भी स्लो पढ़े टाइम वेस्ट होगा, रुचि खत्म हो जाएगी, मोरल डाउन हो जाएगा और हताश हो जाएंगे कि अरे इतने घंटे में एक चैप्टर पढ़ा। बगल वाले से पूछेंगे तुमने कितनी देर में पढ़ा, वो कहेगा मैं तो 10 मिनट में पढ़ा। तो आपका बिल्कुल ही मन बैठ जाएगा। फास्ट पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अगर आप को 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ते हैं स्लोली, ऐसा मत करिए। 15 मिनट में आप 6 बार पढ़ लीजिए वो चैप्टर फास्ट, तो आपको याद होगा। फास्ट रीडिंग से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। जो आपने पढ़ा है एक बार उसको अगले चैप्टर पे जब आ जाए, जब दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाए तो ये पहला वाला रिवाइज करिए। रिवीजन एक अर्ली रिवीजन होता है जो 1 दिन बाद, उसके बाद 5 दिन बाद, उसके बाद कहिए 15 दिन या 1 महीने बाद, फिर आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जब आप सेकेंड रिवीजन करें, थर्ड करें, अपने आप आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, वो याद आ जाएगा, वो सारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो छोड़ना शुरू कर दीजिए, छोड़ छोड़ के पढ़िए। 5 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर आप एक झलक देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। नीट का रिज़ल्ट आने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 7 सितंबर को नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा। उससे पहले 30 अगस्त को नीट की जो आंसर की है वो भी आ जाएगी। आप देख पाएंगे इस बार आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। आज जो हम विषय ले रहे हैं वो बायोलॉजी है, क्योंकि अगर हम ये जो नीट का एग्ज़ाम 720 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 360 नंबर का पेपर अकेले बायोलॉजी का होता है, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो होता है वो 180 मार्क्स का अलग अलग पेपर होता है। तो 360 मार्क्स पर अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो नीट में सफलता की बहुत बड़ी एक गारंटी हो जाती है कि आप नीट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आरती लाल चंदानी मैम, जो GSVM मेडिकल कॉलेज की फॉर्मर प्रिंसिपल हैं। मैम MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू स्टडी। तो हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तमाम स्टूडेंट जो पूछते हैं ना कि क्या सीक्रेट है, क्या स्ट्रेटजी है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आप बायोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आप 360 नंबर के जिस मार्क्स को, इस पेपर क्वेश्चन पेपर को बायोलॉजी के अगर आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाए, कोशिश कीजिए कि आपको 100% मार्क्स मिले। तो बायो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए ये मुझे बताएंगी डॉक्टर आरती मैम। मैम, बायोलॉजी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? और स्टूडेंट यही मानते हैं कि अगर 360 में आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाए तो ज़रूर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने स्टूडेंट को बता देती हूँ कि मैम ने MBBS स्टूडेंट के लिए एक बुक लिखी है हाउ टू स्टडी, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। मैम, सबसे पहले नीट के स्टूडेंट्स 720 नंबर का जो कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें कि उन्हें सरकारी सीट में। देखिए, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो असल में बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी फिज़िक्स या केमिस्ट्री जैसा नहीं है, कोई फॉर्मूला या कोई रटना नहीं पड़ता। वो आप एक कहानी की किताब की तरह पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजी की किताब खोलिए खुशी खुशी, पॉजिटिव एटीट्यूड से और एक क्यूरियोसिटी से कि ये कैसे होता, कितना मार्वलस है ये बॉडी का फंक्शन, चाहे वो किसी भी बॉडी का हो, चाहे एक जानवर की बॉडी का हो। और ये लाइफ जो है ये कितनी क्यूरियोसिटी भरी, कितनी कौतूहल भरी चीज़ है। तो कोई भी बॉडी का फंक्शन, चाहे वो कोई क्रीचर हो, कोई एनिमेटेड हो, जिसको एनिमेट्स कहते हैं, तो वो उसका फंक्शन पढ़ने के लिए आपको बहुत दिलचस्पी अपने आप से होगी। और इस क्यूरियोसिटी में आप पढ़ते चले जाएंगे। और जब आपको उसके MCQ भी आंसर करने होंगे तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको 4 ऑल्टरनेटिव में से 4 ऑप्शन में एक ही करेक्ट होगा, कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं अगर आपने सब्जेक्ट को समझा है। सब्जेक्ट को समझने के लिए आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए। बायोलॉजी के लिए तो कभी भी आप जंप मत करिए सीधे MCQs पे या क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आप उसका थियोरी पढ़िए, और थियोरी आप बहुत फास्ट पढ़िए, क्योंकि आपके मन में एक कॉन्सेप्ट बनता जाता है। कॉन्सेप्ट बनने का काम ये ब्रेन बहुत फास्ट करता है। एक इमेज बनती जाती है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं किडनी का, तो आप किडनी का फंक्शन अगर इमेजिन करते हैं तो बहुत फास्ट इमेज की किडनी है, उसके अंदर नेफ्रॉन यूनिट होती है, नेफ्रॉन होता है, और उसके अंदर एक ग्लोमेरुलर कप जो होता है उसके अंदर
ग्लोमेरुलस जो होता है कैपिलरी का गुच्छा ब्लड का, और वो उस नीचे फिल्टर करता है, ट्यूब्यूल्स में यूरिन बनता है, और ट्यूब्यूल से यूरिन जाके पेल्विस में कलेक्ट होके फिर ये आता है यूरिटर में, यूरिटर से ब्लैडर में जाकर और फिर यूरिथ्रा के जरिए ये यूरिन पास होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्ट बनता जाता है आपका कि कैसे किडनी फंक्शन करता है, इसके क्या पार्ट्स हैं और कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है अंडर ए सर्टेन प्रेशर। तो कुछ आफरेंट वेसल्स होते हैं जो किडनी में जा रहे होते हैं, ईफरेंट होते हैं निकल रहे होता है। इस तरह आप पढ़ते जाते हैं और मन में एक इमेज बनाते जाते हैं। फिर आपने बुक बंद किया, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आप सीधे आ जाइए एमसीक्यू पे। बायोलॉजी में कुछ रटने का नहीं होता है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा समझ आ जाता है। थोड़ी डिटेल बुक से पढ़िए। बहुत शॉर्ट बुक से जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक लें तो वो एक चौपतिया गाइड या इस तरह की से नहीं पढ़नी चाहिए। वो आप एक अच्छे टेक्स्ट बुक से पढ़िए जिसमें थोड़ा डिटेल है, क्योंकि व्हाट यू लूज टाइम इन नंबर ऑफ पेजेस यू कैच अप इन अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट जल्दी बनता है जितना आप पेजेस नंबर बढ़ गया, लेकिन एक बार में आपको समझ आ गया। जबकि आप कोई शॉर्ट बुक या गाइड या ऐसा की पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, आप हैं 2 ही पन्ने आप रटते चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अच्छा मैम, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ लें। जितने अभी तक मैंने नीट के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट देखे हैं वो सब कहते हैं एनसीईआरटी की 11th 12th की आप सिर्फ बायो पढ़िए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मैम कह रही हैं कि हमें कोई गाइड या इस तरह की हमको नहीं पढ़ना चाहिए। मैम ये गाइड वगैरह जो आप पढ़ते हैं उससे क्या नुकसान होता है, क्या कहाँ पर कन्फ्यूज़न आ जाती है मैम? ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह की प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। और आप अपना मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर पे उसके बारे में कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए बोमेंस कैप्सूल आ गया कोई वर्ड, या आफ्रेंट डिफरेंट का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, या बंडल ऑफ हिज आ गया हार्ट में, तो नहीं समझ में आया, इसको आपने तुरंत, आप इवन गूगल स्कॉलर पे देख लीजिए, आप इमीडिएट देखिए, ये आदत डालिए, डोंट स्किप एनीथिंग, क्योंकि आगे का नहीं समझ में आएगा। अगर बंडल ऑफ हिज नहीं समझे तो आगे जो परकिंजी फाइबर्स बनता है या कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है आपको नहीं समझ आएगा। तो वहीं रुकिए, बंडल ऑफ हिज देखिए क्या है और क्या कंडक्शन बंडल होते हैं, और बंडल ऑफ हिज जब पढ़ेंगे पूरे कंडक्शन सिस्टम आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। स्पीड तो आपके ऐसे होने चाहिए कि 1 मिनट 60 सेकेंड में एक पेज, बहुत पॉसिबल है, बहुत इजी है बायोलॉजी के साथ। फंसिए मत, अटकिए मत। जहाँ अटकते हैं तो वर्ड की वजह से अटकते हैं, वोकैबुलरी की वजह से, उसको देख लीजिए आप, और आपको यू विल बी सरप्राइज्ड कि इवन ज़्यादातर जो हम ये अपने टेक्स्ट बुक्स में, एकेडमिक बुक्स में जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग हमको एक कॉमन वेबस्टर्स डिक्शनरी में मिल जाता है, इंग्लिश डिक्शनरी में उसका मतलब मिल जाता है। तो इसीलिए आप गूगल खोलें, चाहे कोई डिक्शनरी लें, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। इसके वजह से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। डोंट वेस्ट टाइम पढ़ने। मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा आप घूमने गए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो ड्यूरिंग स्टडी आवर आपका 2 घंटे का है, वो 2 घंटा का 1 भी मिनट मत डिस्ट्रैक्टेड रहिए, मत वेस्ट करिए। अटकते हैं तो वर्ड मीनिंग देखिए, किसी से पूछ लीजिए, फोन अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए क्या है जिसको आता हो, फोन अ सीनियर, कोई आपके पेरेंट्स होंगे जिनको साइंस का बैकग्राउंड होगा, वो बता देंगे। पर अटके मत रहिए। अटकते हैं तो क्या करते हैं आप, यूँ इधर उधर नज़र जाएगी, ध्यान जाएगा, कुछ और सोचने लगेंगे। फिर एक चेन ऑफ थॉट्स, नाइट्स मूव, एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरा थॉट से दूसरा थॉट, किसी का कोई एक ऑब्जेक्ट आर्टिकल किसी के यहाँ देखा होगा वो ध्यान आया, फिर वो फ्रेंड का ध्यान आया, उसका बर्थडे ध्यान आया, उसके कोई रिलेटिव ध्यान आए, तो उसके यहाँ कोई बहुत अच्छी लड़की दिखी थी, वो गर्लफ्रेंड आपके ध्यान आ गई, उसके बाद तो आपके शुरू हो जाता है। तो डोंट इंडल्ज इन दिस, बिकॉज ये चेन ऑफ थॉट्स आपको दूर 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 ले जाएगा सब्जेक्ट से। तो वापस आइए और उसमें ही एंड ट्राई टू एन्जॉय। कितना कितना मज़ेदार है किडनी का स्ट्रक्चर, इतना माइन्यूट, कुछ माइक्रॉन्स का ग्लोमेरुलस, और कितने ऐसे लाखों मिलियंस माइक्रॉन ये ग्लोमेरुलाई आपके किडनी में भरे पड़े हैं।
कितने गुच्छे ब्लड वेसल हैं पूरे दुनिया के चारों तरफ चले जाइए, कैपिलरी अगर खोल देंगे आप ग्लोमेरुलस का गुच्छा एक, तो पूरे दुनिया के अराउंड चला जाएगा। कैसे पैक कर दिया भगवान ने इसको अंदर, कैसे फंक्शन करता है, कैसे फिल्टर करता है। इतना इफ़ेक्टिव फिल्टर आपने कोई देखा है? आज भी कोई नहीं बना सकता कि ब्लड के अंदर से इफ़ेक्टिवली सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर कर दे। और यूरिन कितना क्लियर होता है, दिखता आपको यूरिन में कुछ वो सारे, लेकिन कितने हार्मफुल केमिकल्स, कितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन में, और वो बह जाता है रेगुलर टाइम पे। बाकी कचरा क्या होता है, पूरा निकलता तो है ही, चाहे स्टूल से निकले चाहे यूरिन से, पर पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, अगर इस तरह सोचे आपको इंग्रेडिएंट्स भी याद हो जाएगा, क्या चीज़ उसमें फ़िल्टर हो रहा है, क्या रुक रहा है, ये यूरिया क्या है, अमोनिया क्या है, और लीवर में क्या डिटॉक्सिफाई हो रहा है, अमोनिया लीवर में अमोनिया जा रहा है, यूरिया यूरिन में जा रहा है, और यूरोबिलिनोजन जा रहा है यूरिन में। इस तरीके से वो ब्लड का प्रोडक्ट है, ब्लड डिसइंटीग्रेट करता है। तो बॉडी एक फैक्ट्री चली जा रही है, तन अपने आप, बदन अपने को साफ करता है, आँख अपने को करता है, और हर ऑर्गन, किडनी अपने को, लीवर में से भी टॉक्सिन निकलते जाते हैं। अच्छा मैम, जो आपने एक बुक लिखी है हाउ टू स्टडी, तो मैम ये मेन बात है कि सब बच्चों को पता है मैम कि हमें एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है बायोलॉजी की, इसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैम जो ये बायोलॉजी, एक तो आपने कहा जैसे कि आप विजुलाइज़ करें, आप देखें किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, हमारा हार्ट कैसे। मैम जो विजुलाइज़ करते, क्या इसके लिए इसको डायग्राम बना के पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करें, क्या इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो तरीका यह है, सबसे पहले आप ये देखिए क्या चैप्टर के हेडिंग दिमाग में बसाई। कई लोग तो चैप्टर के 4 पन्ने पढ़ गए, नहीं पता क्या टॉपिक था, उनसे पूछे हेडिंग कौन सा हेडिंग का पढ़ रहा है, उनको ये भी नहीं पता, पढ़ना शुरू कर दिया। हेडिंग देखिए, फिर मेन हेडिंग्स उसके देखिए, फिर सब हेडिंग्स देखिए। सब हेडिंग्स के बाद कुछ चीज़ें बोल्ड, कुछ इटैलिक्स में उसी पैराग्राफ में लिखी होती हैं, वो देखिए। उसके बाद जब वो आता है कुछ बार डायग्राम, कुछ टेबल्स, कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं, कुछ चार्ट्स आते हैं, तो इस तरह कुछ फिगर्स आते हैं। ये जब आता है तो आप बहुत खुश होते हैं, 3 पन्ना तो यूं ही पलट गया, उसमें वो था वो देखना ही नहीं है, 3 टेबल, और उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। सबसे पहले ये सारे एल्गोरिदम्स टेबल्स देखिए, तो उसमें लिखा होता है कि जैसे ये है, ये इतने में ब्रांच किया, ब्रांच के अंदर ये है, इसके अंदर ये, उसके अंदर ये, ऐसे करके पूरा नीचे तक आता है। या कोई चीज़ का बायोलॉजी में कोई चीज़ का मैनेजमेंट, मान लीजिए फंक्शन है, तो वो फंक्शन करके ये 2 प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट यहाँ गया, इस प्रोडक्ट का ये हुआ, एंड रिजल्ट ये हुआ। तो वो बहुत ध्यान से देखिए। कोई टेबल है, डायग्राम है, डायग्राम्स में लेबलिंग बहुत ध्यान से देखिए, कोई लेबलिंग मत छोड़िए। मान लीजिए आपने कोई छोटे सी भी लेबलिंग छोड़ दी, और वो कोई इम्पॉर्टेंट नर्व थी जो जा रही थी, मान लीजिए कोई फेमरल नर्व थी, अब आपने वो चीज़ छोड़ दी, आपको पता ही नहीं, या वेगस नर्व कहाँ जा रही है, क्या फंक्शन है, कहाँ है। अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा तो आपको पता लग जाएगा ये वेगस नर्व कहाँ है, क्या है, कहाँ जा रही है, फंक्शन फिर उसके बुक में, टेक्स्ट में आ जाएगा। फिर आप इनमें ज़्यादा टाइम लगा के, और जो टेक्स्ट है उसका वो फटाफट आप पढ़ते जाइए। और ऐसे आप सोचिए आपकी उंगली है, इसमें आपकी आँख उतर आई, सेंसर्स आ गए, और ये सेंसर कॉपी में जल्दी आप सेंसर मूव कर रहे हैं, और आइज़ उसको टेकअप कर रहा है, और ये सेंसर आपका कनेक्टेड है ब्रेन से। ये 1 मिनट को इमेजिन करके तब पढ़ने बैठिए, और तब आप देखिए। मैं जब ईसीजी देखती हूँ तो मैं यूँ करती हूँ, ईसीजी पूरी लंबी स्ट्रिप, एक उंगली लेती हूँ, यूँ करती हूँ। तो हमसे मरीज अक्सर पूछते हैं, एक मरीज पूछ रहा था, क्या मैडम आप ये इतनी जल्दी करके ऐसे करके रिपोर्ट बता देती हैं? तो मैंने कहा हाँ, उंगली में सेंसर है मेरे, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ और मेरे ब्रेन में रिपोर्ट आ जाती है। तो ये हमारा एक इमेजिनेशन है, पर इससे हम फास्ट रीडिंग कर पाते हैं, हम ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, हम प्रेपोजिशन होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, ये एंड और इफ़ और यू और माई और ये और वो और हिज, द, ये सारे छोड़ देते हैं, और हम इम्पॉर्टेंट क्रक्स पढ़ देते हैं। वेगस नर्व फंक्शन ये वो, इट सप्लाइज दिस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनॉमिक या पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट। ये फटाफट पढ़ लिया, 2-3 वर्ड्स घुस गए दिमाग, वेगस, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट। वेगस स्टिमुलेशन से हार्ट रेट कम होता है, कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह आपने पढ़ा,
और 4 टाइम लगाया। लेबलिंग कोई डायग्राम है, उसमें आई का स्ट्रक्चर, अच्छा ये कॉर्निया, कंजंक्टिवा है, प्यूपिल है, इसमें एक होल, पीछे रेटिना है, और ये इसमें रेटिनल आर्टरीज हैं, और पीछे एक ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जा रही है, फिर ये आगे का आई है, आई के मसल्स हैं, ये सब है, ये आइरिस है। तो इस तरह से आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया। आइरिस कलर्ड होता है, ब्राउन होता है हम लोग का, ग्रीन होता है बाहर, ग्रे, ब्लू आइड होते हैं इंग्लिश पीपल। तो इस तरह करके आपका कॉन्सेप्ट बन गया। प्यूपिल क्या है? होल है, हाँ, उसमें कोई कलर नहीं है। कंजंक्टिवा एक थिन फिल्म है। कॉर्निया एक लेंस जैसा लगा होता है ऊपर, अंदर एक लेंस है जो हमारे बाहर की इमेजेस को, लेंस को एनलार्ज करके अपना पीछे रेटिना पे इमेज बन रहा है। रेटिना पीछे पड़ रहा है, नहीं तो आपको आप ऐसे पढ़ रहे हैं बिना डायग्राम देखे। तो बुक वो अच्छी है जिसमें डायग्राम्स बहुत हो। अगर नहीं है डायग्राम और नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आप इंटरनेट में देखिए उसका डायग्राम। अच्छा, आजकल एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बताऊँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। आजकल जो हम लोग भी करते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, नेट पे वर्किंग मॉडल्स देखिए, वो है कि कैसे वर्क कर रहा है, एंजियोग्राफी कैसे हो रहा है, एंजियोप्लास्टी कैसे हो रहा है, स्टेंटिंग कैसे हो, मरीज़ को दिखाते हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बाईपास, ये सब, तो ये एनिमेटेड मॉडल्स हैं, और ये यूट्यूब पे भी हैं, नेट पे पूरे भरे पड़े हैं। ये आप अगर एक बार देख लेंगे, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, आई साइट कैसे हमको मिलती है, ये सारी चीज़ें, ब्रेन का फंक्शन तक उसमें मॉडल्स में दिख रहे जाएगा नेट पे। अच्छा मैम, आप ये कह रही हैं कि जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज करिए, तभी वो आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। और इमीडिएट, साथ साथ, डोंट वेस्ट टाइम। कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, इन चीज़ों को हटाइए, और सारा खुशी और सारे ध्यान और सारा आपका जो लगन, अंदर से पैशन, ये डाल दीजिए पढ़ाई में। क्योंकि ये फल बिना सोचे, अगर फल सोचने लगे, अरे मैं पढ़ूंगा तो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, पढ़ूंगा तो ये होगा, फिर मैं पास हो जाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर बनने के बाद मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, फिर तो कोई अंत नहीं है। तो ये छोड़ दीजिए। क्या होगा? आप पढ़िए इसलिए क्योंकि पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, और आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, बस। और क्या, वो खुशी मिलेगी आपको कि आपने टॉप किया नीट में, इसलिए पढ़िए। अच्छा मैम, एक और जो आपने हाउ टू स्टडी लिखा था, उसमें मैम आपने ये भी बताया था कि कैसे हम चीज़ों को ध्यान, मतलब जो हमने बुक में पढ़ा है वो हमें याद भी रहे। तो अगर मैम बायो को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा विजुलाइज करें, डायग्राम को ज़रूर बना के देखें, तो मैम ये कैसे इंश्योर करें कि जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी याद भी रहे, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो 360 मार्क्स वाला पेपर वो ज़रूर कर पाएँ? हाँ, आप बिल्कुल फुल मार्क्स ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। जो आपने पढ़ा है, एक बार उसको अगले चैप्टर पे जब आ जाए, जब दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, तो ये पहला वाला रिवाइज करिए। रिवीजन, एक अर्ली रिवीजन होता है जो 1 दिन बाद, उसके बाद 5 दिन बाद, उसके बाद कहिए 15 दिन या 1 महीने बाद, फिर आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जब आप सेकेंड रिवीजन करें, थर्ड करें, अपने आप आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, वो याद आ जाएगा, वो सारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो छोड़ना शुरू कर दीजिए, छोड़ के पढ़िए। 5 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर आप एक झलक देख सकते हैं, और वो हमेशा के लिए बस जाएगा। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स वाली, और रीइंफोर्स करना है खाली जो चीज़ आपको पता है। जैसे कई बार आप एक कहानी सुन चुके हैं, तो दूसरा जना जब आपको वही कहानी कभी बताएगा, तो आपको रहेगा मुझे पता है कहानी, अब ये होगा, आपको पता है, तो आप उठ के चले जाते हैं, अरे ये कहानी मुझे पता है। तो उसी तरह होगा, और आप उसको फिर थोड़ा पढ़ेंगे, लास्ट पेज पे आ जाएंगे, लास्ट लाइन पे ख़त्म हो गया, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये तरीका लगाइए, रीइंफोर्स करिए। एक तो अर्ली रीइंफोर्समेंट होता है अगले दिन, उसके बाद 4-5 दिन पे 5th डे कर लीजिए, और उसके बाद 15 डेज, उसके बाद 1 मंथ, फिर आपको ज़िंदगी भर। क्यों हम लोग को कई चीज़ें ज़िंदगी भर याद हैं। बचपन में जो हमने पढ़ा वो पूरे कई बार पहाड़ा नहीं होता, टेबल आप याद रखते हैं, क्योंकि आपके बचपन में टेबल्स रटाए गए, फिर थोड़े दिन में पूछा गया, फिर आपका क्लास बदलता गया, आप 3rd में आए, 4th में, 5th में, 6th में, हर क्लास में वही पहाड़ा पूछा गया, या काम आया या यूज़ किया आपने। तो पहाड़ा आपको ज़िंदगी भर याद आएगा, आप पट आज भी बोल देंगे। तो ये रीइंफोर्समेंट्स ज़रूरी होते हैं।
अच्छा मैम, जैसे हमने नीट टॉपर आकांक्षा सिंह का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर थे, उन्होंने कहा था मैंने हर चैप्टर को कम से कम 20 बार पढ़ा, हर बार उसको रिवाइज़ किया, पीछे की एक्सरसाइज की और हर बार चैप्टर पढ़ा। तो मैम जैसे एक चैप्टर को इतने इतने बार पढ़ना, क्या वाकई ये यूज़फुल होता है? ये यूज़फुल होता है, लेकिन तरीका सुनिए क्या है। फर्स्ट रीडिंग भी आपकी फास्ट होगी, वेरी फास्ट। फर्स्ट रीडिंग स्लो नहीं होगी। लोग सोचते हैं बहुत धीरे धीरे पढ़ो ताकि दिमाग में नहीं घुसेगा। दिमाग में कितना भी स्लो पढ़े टाइम वेस्ट होगा, रुचि खत्म हो जाएगी, मोरल डाउन हो जाएगा और हताश हो जाएंगे कि अरे इतने एक घंटे में एक चैप्टर पढ़ा। बगल वाले से पूछेंगे तुमने कितनी देर में पढ़ा, वो कहेगा मैं तो 10 मिनट में पढ़ा। तो आपका बिल्कुल ही मन बैठ जाएगा। फास्ट पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अगर आप को 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ते हैं स्लोली, ऐसा मत करिए। 15 मिनट में आप 6 बार पढ़ लीजिए वो चैप्टर फास्ट, तो आपको याद होगा। फास्ट रीडिंग से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप जल्दी 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 अपना दिमाग को भरते जाएंगे। तो अब जितनी जल्दी भरेंगे, बाहर से कूड़ा कचड़ा डिस्ट्रैक्शन आने का उसमें टाइम नहीं होगा। तो आप बहुत फास्ट पढ़ेंगे और ज़्यादा भर देंगे। आप भर के एकदम जब पूरा ठूस जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, फिर आप सेकेंड रीडिंग में फिर उसको निकाल के फिर रिवाइज करिए। तो आप उसको फटाफट भरिए, इसके पहले कुछ और भरिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कोई वर्ड आ गया, उससे कुछ और कनेक्शन हो, मैंने बताया कुछ नाइट्स मूव या कुछ एक चेन ऑफ थॉट्स बन जाएगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और पता नहीं कहाँ ले जाए, किसी नदी के किनारे, पहाड़ पे, अमेरिका ले जाएगा। तो वो चीज़ आप से बचने के लिए फास्ट, और ठीक बात है 20 बार पढ़िए, फास्ट पढ़िए। और मैंने जैसे बताया कितना बड़ा पेज हो, हैवी पेज हो, 1 मिनट से ज़्यादा एक पेज में नहीं लगना चाहिए। फास्ट ऐसे ऐसे पढ़िए, जल्दी जल्दी। आप धीरे पढ़ेंगे तो भी नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आपकी 4th 5th रीडिंग में तब समझ में आता क्या ये था, क्या ये कभी मत एक्सपेक्ट करिए कि एक रीडिंग में कुछ भी समझ में आएगा। और ऐसा हम लोग साथ होता है, कई बचपन में हमने चीज़ें पढ़ी, हमें नहीं समझ में आया, आज हमें समझ में आता है ये पहाड़ा ही है, टेबल्स हैं, इसका क्या मतलब है, 8 2 16, आज हमें समझ में आता है। हम 8 को 2 बार रखेंगे तो ये एडअप करके 16 होगा। वहाँ तो मल्टीप्लिकेशन साइन था, क्या था कुछ समझ में नहीं आया। तो पढ़ते जाइए। जब वेद भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो कहते हैं पढ़ते जाओ, बाद में समझ आएगा। अच्छा मैम ये बताइए, जैसे नीट में एक बात कही जाती है मैम, लिमिटेड टाइम होता है। अब आपको 360 मार्क्स का आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि 45 बॉटनी के आते हैं, 45 जियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैम वहाँ पर बहुत सारे बच्चे में ऐसा होता है कि जब आंसर दे के आ जाता है, अभी आंसर सी जब वो की आएगी तो बच्चे देखेंगे कहाँ क्या गड़बड़ी रह गई। तो मैम क्या होता है कि कई बार बच्चे जो सिमिलर आंसर, क्योंकि वो MCQ है, तो मैम क्या है कि टाइम कम है और 4 आंसर में से सेलेक्ट करना, तो ये मैम जो ये स्पीड है कि आप बिल्कुल बहुत, आपको 1 मिनट मिल रहा है, आधे मिनट में आपको जल्दी से एक सवाल करना है, तो मैम स्पीड इतनी ज़्यादा है और आंसर सारे कन्फ्यूजिंग दिए हुए, तो मैम ये स्पीड कैसे मेनटेन की जाए, कैसे देखिए क्लियर किया जाए? आपने अच्छी तरह पढ़ा है और कॉन्फिडेंट है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं बता रही हूँ कि आपका ये 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में ख़त्म होगा, 1/3 टाइम लगेगा। और ऐसा है, मैं भी क्वालिफाई किया ये यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, हमारे टाइम भी होता था, तो एंट्रेंस से हम आए, यूपी के यूपी PMT बोलते थे। और उसी तरह AFMC के एग्ज़ाम, बनारस के एग्ज़ाम में भी मेरी BHU के एग्ज़ाम 55th रैंक थी, AFMC में मेरी 20th रैंक थी। क्वालिफाई हर जगह की। और मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी मैंने पेपर ख़त्म किया कि जब मैं निकल गई पेपर देके, तो लोगों ने सोचा कि इसका तो कभी नहीं सिलेक्शन होगा, तो तुरंत निकल गई, पेपर मिला और ये तो 1 घंटे के अंदर बाहर। पर मुझे पता है, एक तो आप उसको नहीं वो कर सकते, एक बार मार्क कर दिया OMR शीट में या जो, तो और दूसरा बिल्कुल टाइम इज़ मोर दैन सफिशिएंट इफ़ यू नो द आंसर। और नहीं आता आंसर तो आप चाहे घूरते रहिए, इधर घूरिए उधर घूरिए, पेपर को घूरते रहिए, सोचने का होता ही नहीं है। MCQ में सोचने का है ही नहीं कि सोच के कोई अरिथमेटिक मैथमेटिक्स नहीं होता इसमें जो आप सोचें, खास करके बायोलॉजी में। मैथमेटिक्स फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, सोचते रहिए, नहीं समझ में आएगा जब तक आपको आता नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मैक्सिमम नॉलेज पढ़िए पढ़िए पढ़िए, दिन भर पढ़ने का इतना शौक हो जाएगा
कि आप सारा टाइम पढ़ते रहेंगे, सोते जागते उठते ही आपको ये रहेगा जल्दी मैं ब्रश करूं, जल्दी नहा धोऊं, तैयार हो जाऊं, पूजा करूं और मैं बैठ जाऊं पढ़ने और पढ़ती रहूं। कोई बुलाएगा तो इरिटेशन होगा, ना खाने का मन करेगा, ना मन करेगा खाना यहीं पड़ा हम खा लें, मन नहीं करेगा कुछ और करने का। इतना एंजॉय करेंगे आप, पढ़िए दिल लगा के, इतना मज़ा आएगा क्या कि वही ज़िंदगी बन जाएगी। और ऐसे लोग ही पेपर बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं। अच्छा मैम, जैसे हम देखते हैं कि 720 मार्क्स का नीट का पेपर है, मैम आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बायोलॉजी में एक मतलब 360 मार्क्स का पेपर है, इसको करना आसान भी है और ये आपके वाकई नीट में सफलता का एक बहुत बड़ा रास्ता भी है कि एक कुंजी है कि अगर वाकई में आपने बायोलॉजी में फोकस कर लिया तो मैम स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? स्ट्रैटेजी तो ये रहनी चाहिए कि जैसे पेपर आ गया तो आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं या फटाफट आंसर कर दीजिए, जो नहीं आता जिसमें थोड़ा डाउट है उनको छोड़ दीजिए बात तक के लिए। और जो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है उसको पढ़ाई के टाइम भी, तैयारी के टाइम भी पहले आप वो सब्जेक्ट्स तैयार करिए। जो डिफ़िकल्ट चैप्टर वगैरह हैं उस पर अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं और पता लगा कि फिर भी नहीं समझ में आया तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। और वो जो आपके श्योर आपका फोर्टे था वो तो आपका चला गया हाथ से, और जिसमें आप श्योर नहीं थे उसमें आपने टाइम लगा दिया। तो पढ़ते वक्त भी ये करिए कि आप जब माइल्स गेन करेंगे, हेड स्टार्ट लेंगे, लीड लेंगे, जो सब्जेक्ट आपको आता है, इजी लगता है, जो आप कर सकते हैं ज़्यादा, वो अगर तेज़ी से कर लेंगे तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मैं इतना क्या। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर फिर विल पावर आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम, अपना प्राइड आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, हाँ मैंने इतना पढ़ लिया आज। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगी, आपके अराउंड एक पॉजिटिविटी का, एनर्जी का ऑरा बना देंगी। और आप एक अच्छे ऑरा के अंदर जब बैठेंगे तो अपने आप सब चीज़ें याद होंगी, सब उड़ के आएगा अंदर आपके दिमाग में। जी हाँ, तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। तो ये थी डॉक्टर आरती लाल चंदानी मैम, जिन्होंने बायोलॉजी को लेकर बताया। देखिए अभी आपका 30 अगस्त को आंसर की आने वाली है, 7 सितंबर को नीट का रिजल्ट आ जाएगा, और इसके बाद अभी तमाम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए एक बड़ा ही सवाल होता है कि भाई 720 नंबर का ये पेपर कैसे सॉल्व किया जाए आपकी, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मिल सके आपको सीट। इस साल मैम अगर देखें तो 18 लाख बच्चे मैम बैठे हैं और 18 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 16 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाती है। इस बार बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ आया था, इसीलिए हमने कोशिश की कि आज बायो को पढ़ने का तरीका आपको समझाया जाए। इस बार यही स्टूडेंट कह रहे थे कि बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ था, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस के जो आंसर्स थे उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। स्टूडेंट को देखना होगा आंसर की आने के बाद किस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, या फिर ये जो टफ था इसको कैसे ख़त्म किया जाए। मैम ने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि बायोलॉजी बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है और याद करने का भी बहुत स्कोप नहीं, बस आपको समझना है। एक चैप्टर को जितने बार आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।